क्या
जब जेम्स की मृत्यु क्रिसमस के आसपास 2012 में हो गई तो घर को बचाने से पहले सफाई के लिए ठेकेदारों को बुलाना पड़ा। फ्रीजर में उनके 2 पालतू कुत्ते, घर किताब की सीढ़ी, ढेड़ियों और उन उपकरणों से भरा हुआ था जो समय के साथ बेकार हो गए थे। शायद सबसे चिंताजनक खोज बेसमेंट की एक दीवार थी जो खोखली लग रही थी। जब इसे गिराया गया तो एक बैरल का पता चला। उस बैरल के अंदर एक रस्सी से कसकर बंधा हुआ एक काला बैग था जिसमें कंकाल के अवशेष थे। डेंटल रिकॉर्ड ने महिला की पहचान जोएन के रूप में की। खोपड़ी पर मिले आघात के निशान ने दिखाया कि उनकी हत्या कई साल पहले हुई थी। पड़ोसियों के लिए यह पुष्टि थी कि जोएन कभी भागी नहीं थी, बल्कि वह घर के अंदर जमा कबाड़ की तरह ही सड़ रही थी। उनके पति उनकी जान ली थी और सालों तक शोक में डूबे दोस्तों और परिवारों से झूठ बोला। वह सभी जवाब अपने साथ कब्र में ले गया। नंबर 2, केटी बियर्स। 28 दिसंबर 1992 केटी बियर्स अपने 10वें जन्मदिन से केवल 2 दिन दूर थी, लेकिन वह इसे लेकर उत्साहित नहीं थी। अपने जीवन में उसने उन लोगों से कष्ट अनुभव किए थे जो उनकी रक्षा करने वाले थे। एकमात्र व्यक्ति जिस पर भरोसा करती थी वह था उसका पारिवारिक मित्र जॉन एस्प्रोसिटो, वही व्यक्ति जो उसे और उसके भाई को खिलौने की दुकान, आर्केड और यहाँ तक कि अपने घर में खेलने के लिए जाता था। वह उन्हें उपहार देता, विश्वासपात्र बनता और उसके कठिन पारिवारिक जीवन से बचने का रास्ता देता। लेकिन उस दोस्ताना चेहरे के नीचे कुछ भयावह छिपा था। एस्प्रोसिटो ने कई बार केटी को उसकी दादी के घर से बाहर मिलने के लिए मनाने की कोशिश की। बर्फी और मिठाइयों के वादे के साथ सौदा मीठा किया। नियम तोड़ने से डरकर उसने कभी भी इसकी मंजूरी नहीं दी, लेकिन इससे उसे शक हुआ। 28 तारीख को एस्प्रोसिटो ने एक गुड़िया घर खरीदकर उसे मिलने की कोशिश की और यह वादा किया कि वह बाद में उसे असेंबल करने आएगा। जब वह आया तो उसने उसकी धर्ममाता से पूछा कि क्या वह उसे आर्केड ले जा सकता है, और तभी केटी का बुरा सपना शुरू हुआ। वह उसे खिलौनों की दुकान ले गया जहां से उसने एक खेल खरीदा जिसे केवल उसके घर पर ही खेला जा सकता था। फिर उसे अपने घर ले गया और एक कमरे में ले गया जो हर उस चीज़ से भरा था जो एक बच्चा चाह सकता था, खेल और मीठे पकवान। लेकिन अपने नए खेल को खेलने के बजाय एक दुष्प्राय की शुरुआत हो गई। जब वह उसे अपने कार्यालय में ले गया तो केटी ने 911 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। फ़ोन को उसके हाथ से छीन लिया गया और उसे पास की अलमारी में फेंक दिया गया। फिर एक पुली प्रणाली का उपयोग करते हुए उसने कंक्रीट के एक स्लैब को उठाना शुरू किया, जिसे फर्श के नीचे एक अंधेरी सुराग का खुलासा हुआ। उसने केटी के नीचे जाने के लिए मजबूर किया। जब उसने मना कर दिया तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नीचे गिरा दिया और अंधेरे में रेंगते हुए एक संकीर्ण कमरे तक ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह कमरा अगले 17 दिनों तक केटी का कैद खाना बन गया। इस समय के दौरान एस्प्रोसिटो दिन में एक बार नीचे आता था उसे खाना देने के लिए। उसका एकमात्र साथी एक टेलीविज़न था जो पीले साउंडप्रूफिंग सामग्री से घिरा हुआ था। कुछ दिनों के बाद उसे अपने धर्ममाता के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया।
उसमें वह कहती है कि उसे एक चाकू वाले आदमी ने अगवा कर लिया है और वह इस बात से डरी हुई है कि आगे क्या होगा। यह संदेश बाद में पेफोन पर चलाया गया, उसके पहले कि वह उसे लापता बताकर उस आर्केड में रिपोर्ट करता जहां उन्हें जाना था। उम्मीद थी कि इससे उसके लिए एक बहाना बन सके। हालांकि उसकी योजना विफल हो गई और जासूसों ने जल्दी ही उस पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी पिछली घटनाओं की जांच करते हुए उन्हें पता चला कि उसने पहले एक 7 साल के बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की थी, जिससे वह उनका मुख्य संदिग्ध बन गया। फिर भी केटी ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने एक ढीली चाबी पाई और उसे तकिए के नीचे छुपा दिया। इस चाबी ने उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लगी जंजीर को खोलने की अनुमति दी और जैसे ही उसने किसी के नीचे आने की आवाज सुनी, उसने उस जंजीर को वापस वैसे ही बंद कर दिया जैसा उसे मिला था। वाद्य संगीत। अपने 10वें जन्मदिन पर उसने खुद को हैप्पी बर्थडे गाया, जिसे बंकर में लगे कैमरों ने कैद कर लिया। उसने अपने ऊपर कदमों की आवाज सुनी और पुलिस को चिल्लाकर अपनी खोज होने की उम्मीद की, लेकिन इसके बदले उसे और सजा मिली। लेकिन अधिकारियों की लगातार कोशिशें एस्पोसिटो को लंबे समय तक उससे दूर रखती रहीं, जिससे केटी को योजना बनाने का समय मिल गया। 14वें दिन उसने एस्पोसिटो से कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है, जिससे वह चिंतित हो गया। बंकर में बिताए गए समय में उसने उसके प्रति एक विचित्र प्रेम दिखाया था, बजाय उसे मारने की इच्छा के। तो जब यह संभावना सामने आई कि वह उसकी देखरेख में मर सकती है, तो वह घबरा गया। 3 दिन बाद अपने वकीलों से बात करने के बाद जॉन एस्पोसिटो ने सच्चाई उगल दी। मामला सुलझने के करीब आते देख और केटी की तबीयत खराब होते देख उसने स्वीकार किया कि उसे पूरे समय पता था कि केटी कहाँ थी। उसके पुली मैकेनिज्म से 200 पाउंड की कंक्रीट की स्लैब उठाई गई, जिससे उसके नीचे का छेद सामने आ गया। बचाए जाने के बाद केटी ने उस उलझन भरे एहसास के बारे में बात की जो उसने तब महसूस किया जब उसने आवाजें सुनी। एस्पोसिटो आमतौर पर दिन में इतनी जल्दी नीचे नहीं आता था और उसे चिंता थी कि ये आवाजें उसके दोस्तों की हो सकती हैं। उसे तब भी विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि वे पुलिस हैं, लेकिन फिर भी वह सुरंग से बाहर निकल गई। 17 दिनों की कैद के बाद एक छोटे से बंकर में केटी बियर्स फिर से आजाद हो गई। उसे तुरंत एक पालक परिवार के साथ रहने के लिए भेजा गया, जिसने उसे घर पर झेले गए अत्याचारों से भी मुक्ति दिलाई। हालांकि स्थिति भयानक थी। वह कहती है कि इसने उसकी जान बचाई और जासूसों को शुरुआत से ही पता था कि वह एक सर्वाइवर है। एस्पोसिटो को 15 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई गई और लगभग 20 साल जेल में बिताने के बाद पैरोल की सुनवाई के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपहरण के बाद के वर्षों में केटी को मीडिया से बचाया गया और एक सामान्य जीवन जीने की अनुमति दी गई और व्यापक थेरेपी और एक सहायक पालक परिवार की मदद से उसने अपनी आपबीती को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। आजकल वह अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीती है, अपने अनुभवों पर आधारित प्रेरक भाषण देती है और अन्य लापता बच्चों की मदद करती है। नंबर 1, रिचर्ड चेक्वेडिया। रिचर्ड चेक्वेडिया का जन्म 2002 में हुआ था। उसका जीवन पहले से ही परेशानियों से घिरा हुआ था। जब उनका इस दुनिया से स्वागत हुआ, उनके माता पिता शैनन विल्फोंग और माइकल चेवेडिया की कभी शादी नहीं हुई थी और उनके जन्म से पहले ही वे अलग हो चुके थे, जिससे उनके शुरुआती जीवन में एक कस्टडी की लड़ाई शुरू हो गई थी। हालांकि चीज़ें हमेशा इतना कठिन नहीं थी। शुरुआत में दोनों ने अपने बेटे की कस्टडी साझा की। अपने बीच की असहमति के बावजूद जो उनके अलग होने का कारण बनी,
वे एक बात पर रहस्यमय हो सकते थे, और वह थी कि वे अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा चाहते थे। यह ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि उनके पिता को इराक में तैनात कर दिया गया, जिससे उन्हें अपने बेटे के साथ बहुमूल्य समय गंवाना पड़ा। जब भी वह घर आते, वह उनके साथ बिताए गए समय को संजोते, लेकिन वह समय उनकी इच्छा से भी कम होता। यह स्थिति और भी खराब तब हो गई जब सैनन ने अपने बेटे को उसके पास पहुंचाने के समय गायब करना शुरू कर दिया, जिससे माइकल को बहुत तकलीफ हुई। प्राधिकरण से संपर्क करने पर एक कस्टडी की लड़ाई शुरू हुई, जिससे माइकल ने जीत लिया। तब सैनन अदालत में पेश नहीं हुई। रिचर्ड की अस्थायी कस्टडी मिलने के बावजूद यह जीत तो दूर की कौड़ी साबित हुई, क्योंकि सैनन गायब हो गई थी। इसका मतलब था कि कोई भी उसके बेटे को उसे नहीं सौंप सकता था, जिससे समय बिताने के साथ माइकल को चिंता होने लगी। नवंबर 2007 आया और चला गया, और माइकल ने जल्द ही अपने बेटे और पूर्व पत्नी को लापता के रूप में रिपोर्ट किया। दिसंबर ने उस स्थिति को बदल दिया, जब सैनन वांछित व्यक्ति बन गई और अब सिर्फ लापता नहीं रही, और जैसा कि उसने पहले किया था। माइकल ने प्राधिकरण को जितना अधिक जानकारी हो सकती थी देने की कोशिश की। समय बीतने के साथ साथ वह अपने बेटे के बारे में और अधिक चिंतित हो गए, और उन्होंने और अधिक सुराग दिए। उन्होंने सैनन की मां डायने डॉब्स के घर की ओर इशारा किया। माइकल जानता था कि डायने लगातार अपनी बेटी के संपर्क में थी, और उसे उम्मीद थी कि यह उन्हें सही दिशा में ले जा सकता है। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कई चिंताजनक दावे सुने। जब उनसे पूछताछ की गई तो डायने ने दावा किया कि माइकल ने अपने बेटे के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया था, कई तरीकों से, जिसे सैनन ने उसे दूर रखने का फैसला किया। ऐसे गंभीर आरोपों ने प्रतिकूल प्रक्रिया पैदा की और माइकल की पेरेंटिंग पर सवाल खड़े किए, और यह स्थिति तब और बिगड़ गई जब दावा किया गया कि उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट देने से इनकार कर दिया। माइकल ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन फोकस डायने पर ही बना रहा, और कई लोग सोचने लगे कि शायद वह उन्हें किसी और दिशा में भटकाने की कोशिश कर रही थी। माइकल को यकीन था कि उसका बेटा डायने के घर में ही था, और यह विश्वास तब और बढ़ गया जब उसने खिड़कियों को ढका हुआ देखा। हमेशा ढकी हुई खिड़कियों के कारण घर के अंदर देखना असंभव था, लेकिन समय के साथ कोई अपडेट नहीं किया। साक्षात्कारों ने माइकल ने इस स्थिति के कारण हुए अत्यधिक तनाव के बारे में बात की, जिनसे उनकी नींद खराब हो गई और उनके वजन में उतार चढ़ाव हुआ। उनका जीवन कुछ भी शांतिपूर्वक नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को खोजने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और 2009 तक इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल रहे। 2009 में एक सुराग मिला। एक बार फिर उन्हें डायने डॉग्स के घर की जांच करने के लिए कहा गया, और एक बार फिर उन्होंने ऐसा किया। इस बार की तलाशी पिछली बार से अधिक गहन थी, जिसमें घर के कोने और नुक्कड़ की जांच की गई। आखिरकार उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सवाल खड़े कर दिए। दीवार के किनारे एक ड्रेसर था जो कुछ ज्यादा संदिग्ध नहीं था, लेकिन अजीब तरीके से रखा गया था। जब उसे दीवार से खींचा गया तो एक ऐसा छेद दिखा जो एक व्यक्ति के जाने लायक था, और करीब से निरीक्षण करने पर
उन्होंने अंधेरे में छिपी दो आकृतियों को देखा। शैनन विल्फोंग छेद में रिचर्ड के साथ बैठी हुई थी और आखिरकार उसने उस सवाल का जवाब दे दिया जिसे इतने सारे लोग पूछ रहे थे। 2 साल तक शैनन ने रिचर्ड को एक छोटे से कमरे में छिपा कर रखा। उसे केवल रात में बाहर जाने दिया जाता था, जब उसके देखे जाने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी उसकी आजादी सीमित थी। उसे कभी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उसे कभी भी चिकित्सा सहायता लेने की अनुमति नहीं थी और उसे कभी भी प्राकृतिक प्रकाश देखने की अनुमति नहीं थी। शैनन ने दावा किया कि उसने उसे उसके पिता से बचाने के लिए छिपाया था, लेकिन आरोपों को जल्दी खारिज कर दिया गया, जिससे माइकल को अपने बेटे की पूरी कस्टडी मिल गई। 2 साल के छिपे रहने के बाद रिचर्ड ने ठीक वैसे ही व्यवहार किया जैसा कई बच्चे करते हैं। पुलिस कार से बाहर आते ही वह दौड़ने लगा। एक अधिकारी ने कहा कि उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने कभी धूप या बाहर की दुनिया नहीं देखी हो। लेकिन उसकी इस कैद के बावजूद वह अभी भी विनम्र और अच्छी तरह से बोलने वाला था। कोर्ट की निगरानी में माइकल को आखिरकार उसका बेटा वापस मिल गया। हमेशा की तरह दृढ़ कैद के सालों ने उसकी आत्मा को कमजोर नहीं किया था और बचाए जाने के बाद के सालों में उसकी आत्मा और भी मजबूत हो गई। लगभग एक वयस्क हो चुका रिचर्ड, उसके पिता ने उसे खेलकूद में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका साथ दिया, क्योंकि वह उस दुबले और पीले लड़के से आगे बढ़ गया जो कभी दीवारों के पीछे छिपा था। अब वह सामाजिक रूप से अच्छे से घुल मिल चुका है और एक खुशहाल जीवन जी रहा है। माइकल को आखिरकार अपने बेटे के साथ बिताए गए समय को संजोने का मौका मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं।